हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम अपने क्लास 10th साइंस में फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर में आज हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से संबंधित जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी आंकिक प्रश्न बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, हम सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको बताएंगे और दिखाएंगे, समझाएंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। मैंने पहला प्रश्न ले लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न ने हमें क्या बताया है। देखिए पूरा चैप्टर आप ठीक ढंग से पढ़िएगा और फिर इस सवाल को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को, इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या करना है हमें। तो कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो इसका परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कोई प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण क्या होता है, मैंने आपको दर्पण के प्रकार उपयोग में पढ़ाया हुआ है कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित है हमारा ये प्रश्न। तो ये प्रकाश के परावर्तन से है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बताया क्या गया है, समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है। यानी प्रकाश किरण क्या करती है, समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमारा हो गया समतल दर्पण, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। आपको पता है कि समतल दर्पण में हमारा ये जो होता है, ये है अभिलंब, पैरेलल कहते हैं इसको। अभिलंब क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है अपने प्रकाश के परावर्तन की वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां पर। तो ये होता है अभिलंब। तो ये तो हमारा अभिलंब हो गया। अब कह रहा कि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कोई प्रकाश किरण यहां से आती है और यहां से ऐसे टकराती है, ऐसे इधर से आई और यहां से टकराई। तो कह रहे हैं कि जो ये सवाल कह रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है समतल दर्पण से, ये है समतल दर्पण और ये है प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण समतल दर्पण से कितना कोण बना रही है, 40 डिग्री का कोण बना रही है। यानी ये प्रकाश किरण समतल दर्पण है, समतल दर्पण से 40 डिग्री का कोण बना रही है। अब क्या होगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ आई है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आने वाली किरण यहां पर आकर के टकराएगी और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हम इसको यहां से निकाल लेते हैं इधर। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, ये आपतित किरण, अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण। यानी यहां बनेगा परावर्तन कोण। सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो इसका परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए परावर्तन कोण यानी कोण आर आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो परावर्तन कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा कोण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण होगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण। यानी ये वाला कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण होगा। ये हमसे निकालने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है ना परावर्तन कोण। तो अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, तो अगर ये वैल्यू दी गई है तो इसके सामने जस्ट बना हुआ हमारा ये वाला कोण इधर। तो जो परावर्तित किरण से सतह के बीच में बना हुआ कोण हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। अंदर वाला ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बाहर वाले कोण जब भी कोई वैल्यू दी जाए तो दोनों बाहर वाले कोण बराबर होंगे एक दूसरे के, और ये अंदर वाले एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखते हैं यहां से ये वैल्यू कितनी है, 40 है परावर्तित किरण, और ये समतल दर्पण की सतह से ये बना हुआ कोण कितना हो गया, 40। और आपको पता है कि एक समतल रेखा पर सीधी खींची हुई जो ये लाइन होती है, इसका जो यहां से टोटल जो पैरेलल लाइन होती है, इसका जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। यानी यहां से ये यहां तक, यानी यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक, टोटल कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आधा भाग में तोड़ करके कितना दे दिया, 40 दे दिया है। तो ये 40 दे दिया है और होगा टोटल कितना कोण, यानी यहां से यहां तक का कोण कितना होगा, तो टोटल कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। टोटल कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और ये कितना है, 40 डिग्री। तो 90 से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। और यही आपका परावर्तन कोण आर यहां से मिल जाएगा। यानी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, लिख देंगे सोल्यूशन
टोटल कोण कितना होगा, टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा ये बनेगा कितना होगा 90, और ये वाला कितना दे दिया गया 40 दे दिया गया, तो बचा कितना, अगर ये टोटल 90 होगा तो 40 दे दिया तो बचा कितना, तो ये बचेगा 50 यानी 50, तो 90 माइनस कर देंगे 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50, यानी ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री आंसर। इस प्रकार से परावर्तन कोण आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी हो, परावर्तन कोण का मान कितना पता चल गया, आर का मान 50 पता चल गया, यानी आर कितना है, परावर्तन कोण जो आपका कितना है 50 डिग्री परावर्तन कोण। आपसे आपतन कोण भी पूछ लिया जाता तो ये 40, यहाँ ये कितना आ गया 50 आ गया। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो कोण आई भी अगर आप निकालना चाहें तो आई का मान भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए, आप आपतन कोण भी निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए हम देखते हैं अगले सवाल को। देखिए ये हमारे क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण से थीटा, ये थीटा आप जानते होंगे मैथमेटिकल वैल्यू होती है थीटा, तो थीटा कोण बनाती हुई आपतित होती है, यानी कोई प्रकाश किरण है वह समतल दर्पण से थीटा कोण बना रही है। प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण के साथ, प्रकाश किरण आ रही है दर्पण के साथ थीटा डिग्री का कोण क्या है बना रही है। तो थीटा कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो इसका विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए विचलन कोण क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको सभी डिफिनेशन से बाकायदा बताई हुई है, आप उसको देखिएगा, विचलन कोण आपको पता चल जाएगा। तभी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि किरण समतल दर्पण से, तो पहले बना लेते हैं समतल दर्पण। यहाँ पर बना लिया मैंने समतल दर्पण, यानी ये बना लिया समतल दर्पण। उसके बाद ये पैरेलल बना लिया। देखिए पैरेलल हम इसलिए ये बना लेते हैं ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी हो, वरना ये नहीं बनाएंगे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये बनाना ही पड़ेगा हमें। प्रकाश के परावर्तन से ये सवाल आया हुआ है, चलिए इसको करते हैं। तो आगे देखिएगा ये बना लिया, पैरेलल हो गया, अभिलंब हो गया। तो यहां से कह रहा है कि प्रकाश किरण समतल दर्पण से थीटा कोण बनाती है, यानी कोई प्रकाश किरण आई है, यहां से ये प्रकाश किरण आई, यहाँ आई प्रकाश किरण समतल दर्पण की सतह पर, ये कितना कोण बनाई हुई है थीटा कोण बनाई हुई, और प्रकाश किरण जो आएगी तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो ये किरण आई, टकराई और टकरा करके उसी मार्ग में क्या होगी निकल जाएगी। ये हो गया हमारा। अभी मैंने आपको इसके वीडियो में बताया था कि ये एंगल कितना बना रही है थीटा, यानी ये वाली किरण कितना एंगल बना रही है थीटा डिग्री का। तो ये बाहर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये दोनों बाहर वाले कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, या इसके पहले सवाल में अभी देखा था आपने कि 40 डिग्री दिया गया था, तो ये 40 था वो 40 था, तो जो भी ये वाला कोण दिया गया होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ का कोण दिया होगा वो अंदर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी अंदर वाले कोण आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे और ये बाहर वाले दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो थीटा ये हो गया, तो थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, दोनों बाहर वाले कोण क्या हो गए बराबर। उसके बाद आपको विचलन कोण पता होना चाहिए। विचलन कोण क्या होता है, तो विचलन कोण होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बना हुआ जो कोण होता है वो कहलाता है विचलन कोण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बना हुआ जो पूरा एंगल होगा। अब हम यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण को जरा 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, क्योंकि विचलन कोण हमें देखना है ना, तो हम यहाँ से इसको जरा सा हटा देते हैं। तो ये हमारा जो कोण होता है, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बना हुआ जो टोटल एंगल होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये कोण होगा, ये वाला जैसे बना हुआ है आपके में ये, तो यहां पर मान लिया ये वाला जो हमें कोण है यही कहलाता है विचलन कोण। तो हमें इसी को ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन, ये कोई समतल रेखा है और उस पर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन ऐसे खींची हुई हो, तो यहाँ से यहाँ का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। सीधी समांतर रेखा पर कोई पैरेलल रेखा ऐसे होगी तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकल वैल्यू से कि सीधी लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री होता है इस पर बना हुआ
कोण सीधे। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 यानी 180 हो जाएगी। और ये थीटा और ये थीटा, तो थीटा और थीटा मिलकर के कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी थीटा और थीटा मिलकर के, थीटा और थीटा ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 2 थीटा। और उसके बाद टोटल बना हुआ कोण हमारा सीधी रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 टोटल 180 है और इसमें से हमें 2 थीटा पता है, तो ये वाला कोण निकालना है, तो 180 माइनस 2 थीटा कर देंगे तो हमें निकल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 180, टोटल एंगल है 180 और उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे 2 थीटा, यानी कि ये हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो इसका विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो विचलन कोण होगा वो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सॉल्व करवाता हूं अगले क्वेश्चंस को। तो चलिए हम देख लेते हैं अगले सवाल को। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण के इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसके माध्यम से समतल दर्पण से बनने वाले सारे सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा कि कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो बताना मुझे यह है कि व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक एक्सिस, एक समतल रेखा को बना लेता हूं और इस पर खींच दिया मैंने समतल दर्पण। ये है हमारा समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण, ये एक समतल रेखा है, इसको हमने ऐसे बना लिया है। तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण, यानी ये क्या है आपका समतल दर्पण। ये जो लाइन है देख रहे हो ये क्या है समतल दर्पण है। तो यहां पर हमारा क्या है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी ये है हमारा व्यक्ति है, ये है व्यक्ति। और इसकी जो प्रतिबिंब, इसकी जो छाया है या इसका जो प्रतिबिंब है वो बन रहा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी यहां पर मान लिया कहीं ये व्यक्ति का क्या है प्रतिबिंब है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का प्रतिबिंब है। तो इनकी जो दूरी है यहां से यहां तक जो टोटल दूरी दिया है कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितने दिया, तो टोटल डिस्टेंस दिया है इसने यहां से यहां तक लेकर के 60 सेंटीमीटर। और हमने समतल दर्पण की विशेषता पढ़ी हुई कि समतल दर्पण से हम जितनी दूरी पर खड़े होंगे समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। मान लिया समतल दर्पण के सामने हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये टोटल दूरी कितना कह रहा है 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर दूरी कब बनेगी जब व्यक्ति समतल दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होगा 30 सेंटीमीटर पर, क्योंकि जितनी दूरी पर हम होंगे उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर कह रहा है कि टोटल 60 है, यानी ये व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने दोनों की दूरियां ज्ञात कर ली। अगर व्यक्ति की पूछा जाता है तो व्यक्ति की भी बता सकते हैं और अगर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से पूछी जाए तो वो ही बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, क्या निकालना है हमें। किसी दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, यानी किसी दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है -20 सेंटीमीटर है। आगे देखिए तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर दिया है और आपसे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं तथा दर्पण की प्रकृति भी बताइए, यानी कह रहा है कि दर्पण की प्रकृति भी आपको बताना। दर्पण कौन सा होगा
अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, आपको ये भी बताना है कि कौन सा दर्पण होगा। तो सवाल में ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण होगा, तो ये आपको जब फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दी जाएगी हमें उसी से पता चल जाएगा। अगर फोकस दूरी हमारी क्या है, माइनस में दी गई है, तो हमारा दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर फोकस दूरी प्लस में है तो दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वक्रता त्रिज्या मान लिया सवाल में दी गई होती, फोकस दूरी पूछी गई होती, तो वक्रता त्रिज्या अगर माइनस में है तो अवतल दर्पण, और अगर प्लस में है तो उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हम दर्पण का पता लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें फोकस दूरी दिया गया कितनी है, -20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। ये तो फोकस दूरी दी गई है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो f बराबर जो होता है वो होता है फार्मूला हमारा r/2, ये होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है। तो f बराबर r/2 हो गया। f की वैल्यू कितनी है, -20, यानी यहां पर रख दिया -20, और ये हो गया r और नीचे क्या हो जाएगा 2। हमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल r कहाँ है, ये फोकस दूरी हो गई, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, अपॉन में 2 है। तो वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी, 2 क्या कर लेगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये बन जाएगा हमारा r इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -20 इंटू 2 हो जाएगा, 20 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। देखिए r कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। तो r से भी आप बता सकते हैं या फोकस दूरी को देखकर पहले ही बता सकते हैं कि आप कौन सा दर्पण होगा। तो r देखिए कितना आया है, -40 आया है। तो r -40 आया तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमारी जो दूरियां होती हैं वो केवल जो है आपकी अवतल दर्पण में f, u और v और r, ये सारी की सारी दूरियां हमारी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण में हमारी केवल u जो होती है दूरी वो माइनस में होती है, बाकी सभी दूरियां प्लस में हो जाती हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अवतल 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 दर्पण। तो ये हमारा आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं अपने लास्ट सवाल को, और ये सवाल आपके अवतल दर्पण से है। ये दर्पण के विषय में सारे बेसिक आपके क्लियर कर देगा, क्योंकि इस सवाल में सब कुछ समाहित है, सब कुछ लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखा जाए, यानी ये वस्तु की दूरी पूछ रहा है। और वस्तु की दूरी क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने, यानी कह रहा है कि जो वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने। तो इस तरीके का जब कभी सवाल आता है तो ये आवर्धन के फॉर्मूले से लगता है। आगे देखिएगा, 5 गुना बड़ा बने जब प्रतिबिंब, स्थितियां भी दी है इसने हमें दो, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। कह रहा कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। फिर सेकंड नंबर कंडीशन कह रही कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, यानी दोनों परिस्थितियों में हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहिए या प्रतिबिंब की दूरी कहिए, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। सोल्यूशन में देखिएगा, मैंने दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बता रखी, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कौन कौन सी दूरियां प्लस में होती हैं, कौन सी माइनस में होती हैं। उत्तल में कौन सी प्लस में होती है, कौन सी माइनस में होती है, इनको देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण देखिएगा, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरी स्मॉल u कैसी होगी, माइनस में होती है, अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होगी, माइनस में होगी। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v कैसा होगा, v माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये v माइनस में और प्लस में दोनों कैसे हो सकता है, तो v प्लस में और माइनस में इसलिए हो सकता है क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है।
5 स्थितियों तक अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपको पता होगा, पढ़ा होगा तो वास्तविक बनाता है। और छठी स्थिति में जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो आभासी सीधा बन जाता है। तो जब प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा तो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी। और जब वास्तविक होगा तो v की वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है v की वैल्यू माइनस भी है और प्लस भी। प्लस किसके लिए है? तो छठी स्थिति के लिए है, याद रखना, जब प्रतिबिंब आभासी हो। उसके बाद फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल f की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। उसके बाद वक्रता त्रिज्या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, वैल्यू कैसी होगी? माइनस में होगी। तो ये हो गए अवतल दर्पण के लिए सारी वैल्यू। उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए, तो u की वैल्यू क्या होती है? माइनस हो जाएगी। u है क्या? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी v क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या स्मॉल r क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। यानी उत्तल दर्पण के लिए u जो होता है वही माइनस में होता है, बाकी इसकी सारी वैल्यू प्लस में होती हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपको। तो चलिए मैं उस सवाल को आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो यहां पर देखिएगा, सवाल में आपको दिया गया था, पीछे देख सकते हैं सवाल में, कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसकी फोकस दूरी सवाल में दी गई है। तो हम देख लेते हैं, दर्पण हमारा कौन सा था? अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण के लिए दूरियां मैंने अवतल उत्तल दोनों के लिए बता दी है आपको। तो वहां से देखिएगा, तो यहां से हो जाएगी हमारी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। स्मॉल एफ बराबर ये आपको दी गई थी -15 सेंटीमीटर। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकस दूरी आपकी दी गई थी। तो ये हो गई फोकस दूरी। अब हम क्या है कि दो स्थितियों में हमें निकालने के लिए दिया गया था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो और जब प्रतिबिंब आभासी हो। तो पहली कंडीशन हम लिख लेते हैं कि जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, नंबर फर्स्ट शर्त लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दो कंडीशन दी गई थी। पहली कंडीशन दी गई थी कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और दूसरी दी गई है आभासी के लिए। तो हम देख लेते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। आवर्धन क्या होता है? तो m होता है, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा आपने पढ़ी होगी। तो वहीं पर हम लिख लेते हैं आवर्धन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल m का मान क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और कितने गुना कह रहा था? तो जितने गुना कह रहा होगा वही आवर्धन का मान होता। मान लें किसी सवाल में कुछ और दे दिया जाए वैल्यू, तो वो आवर्धन की ही वैल्यू है। तो कितनी दी गई थी? -5, यानी आवर्धन स्मॉल m बराबर हो गया -5। ये हो गया। अब आवर्धन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर -v/u। तो इसको देख लेते फॉर्मूले को। तो यहाँ देख लेते हैं आवर्धन m बराबर -v/u। आवर्धन आपको ऊपर दिया गया कितना है? -5 है। तो यहां रख करके हम क्या करेंगे कि u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखिएगा, लिख लेते हैं -5 = -v/u। माइनस से माइनस सिंबल क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और यहां से क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे v बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो v बराबर हो जाएगा हमारा 5u। ये निकाल लिया हमने v का मान। v बराबर कितना हो गया? 5u। अब इस v की वैल्यू को क्या करेंगे हम? 1/f = 1/v + 1/u में रख करके वहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे, और u की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इधर, यहां देख लेते हैं v = 5u हो गया। उसके बाद हम चल लेते हैं दर्पण के सूत्र पर। 1/f बराबर 1/v + 1/u
u, ये हमारे दर्पण का फार्मूला होता है। अब यहां से देखिएगा f हमें क्या है, ऊपर पता हुआ है कि फोकस दूरी कितनी है, f बराबर -15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। उसके बाद v की वैल्यू हमने यहां से देखिए निकाला, v इज इक्वल टू 5u आ गया है। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ लिख लेते हैं हम 1/-15, ये -15 लिख लिया है, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई है v इज इक्वल टू 5u। तो यहाँ लिख लेते हैं 5u प्लस 1/u। अब क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि इसके हर बराबर करना पड़ेगा या एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, सॉल्व होगा। फ्रैक्शन को कभी भी सॉल्व करते तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 5u है, यहाँ पर केवल u है, तो नीचे क्या होगा, जब संख्याएं बराबर हो जाएंगी तभी जुड़ेगा। तो यहाँ पर u करने के, u जहाँ पर है यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिससे नीचे गुणा उसी से ऊपर गुणा। तो u को हम 5 से यहाँ कर देंगे, तो 1 × 5 हो जाएगा। ये यहाँ पर कर लेते हैं 1/-15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5u, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5u हो जाएगा। ये हमारा हो गया 5u। अब देखिए डिनोमिनेटर बराबर हो गई, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-15, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5.6 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और नीचे हो जाएगा 5u। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 15 × 90। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा उधर -15 × 6, यानी कितना होगा, 5u बराबर -19। तो u बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो 90 को काट देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -19/5, तो कितना हो जाएगा 15, यानी 18 और सेंटीमीटर लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, u का मान कितना आ गया, -18। अब इस u की वैल्यू हम कहाँ कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमें यहाँ से v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा था ज्ञात करने के लिए, दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहिए या प्रतिबिंब की दूरी कहिए, इस u का मान हम इस v की जगह पर रख देंगे, और हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको सॉल्व कर देता हूं इसको। चलिए मैं आगे इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने वस्तु की दूरी u निकाल लिया है। u कितना आया, -18 सेंटीमीटर, 18×5 = 90 हो जाएगा। तो u इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति, या कभी कभी प्रतिबिंब की स्थिति को घुमा करके प्रतिबिंब की दूरी लिख देता है। तो दोनों चीजें एक ही हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर देखिएगा ये v क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और u की वैल्यू कितनी आई, -18 आई है। तो यहाँ पर कर देंगे 5 × -18, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी -19 सेंटीमीटर, यानी ये आ गई आपकी प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। तो एक कंडीशन में मैंने इसको सॉल्व कर लिया कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, तो आवर्धन कैसा होता, हमेशा ऋणात्मक होगा। ये बात ध्यान रखना। इसका जो सेकंड पोर्शन है वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आभासी के लिए जो आवर्धन का मान होता है, m का मान जो होता है वो प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर हमने -5 लिखा था। आभासी प्रतिबिंब के लिए आप m की वैल्यू +5 कर देंगे। बाकी पूरा सवाल एज इट इज इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसको लगाइएगा, करिएगा, और अगर नहीं हो पाए तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।